नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश सरकार को समय समय पर गुड गवर्नेंस का सुझाव देते रहते हैं और इस बार उन्होंने चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी को सुझाव दिया है। पूर्व सीएम ने कहा है कि सीएम धामी को हर तीसरे दिन चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिए। वहीं हरीश रावत के बयान के बाद अब बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने भी हरदा पर तंज कसते हुए कहा है कि हरीश रावत को अच्छे कामों के लिए सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए। कोई चारधाम यात्रा संचालन की नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई समझ नहीं है। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी कहा था कि हर तीसरे दिन आप मॉनिटरिंग करिए चारधाम यात्रा की, और जो खामियां पिछली मॉनिटरिंग में सामने आई है उनका निराकरण हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो संबंधित लोगों को उसके लिए दंडित करिए। यहाँ तो हर कोई विशेषज्ञ बना पड़ा है, व्यवस्था बनाने में लगा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति, चारधाम यात्रा राजनीति का हिस्सा हो। यदि ये राजनीति का हिस्सा है तो भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसी राजनीति करने वालों से उत्तराखंड को और देश को और सनातन धर्म को बचा, हिंदू धर्म को बचा। आपको बता दें कि विधायक देशराज कर्णवाल का जाति सूचक शब्द लेकर वीडियो सामने आया है और अब एक बार फिर देशराज कर्णवाल अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं, जिसमें वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए भी जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते नजर आए हैं। दरअसल केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल और विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बातों को अडिग रहे अनुसूचित जाति समाज का हित भाजपा में निहित ये सिद्ध हो चुका है, क्योंकि 2014 में मैंने एक नारा दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे पूरा। ये दिल से थी बात, और आज मैं पुनः उस बात को कह सकता हूँ कि बाबा तेरा मिशन अधूरा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में कहा, चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आप उठाकर देख लो सारा जगत जमा, पूरा जगत 700 करोड़ लोग, सोनिया गांधी भी, हरीश रावत भी, तो पूरा जगत। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी और जेई एवं परीक्षा ई पेपर लीक मामले के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा सख्त कानून बनाया गया है, जिसके बाद एसआईटी की जांच में कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली में यूके SSS द्वारा आयोजित उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अंकित सैनी नाम के व्यक्ति द्वारा अपने भाई राहुल सैनी के स्थान पर उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के पेपर दिए गए हैं और पुलिस द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। सेंटर्स में आयोजित हुई थी, जिसमें एक सेंटर सीतापुर ज्वालापुर क्षेत्र का है, जहां पर एक संदिग्ध छात्र केंद्र व्यवस्थापक को मिला। उसकी जांच करने के बाद पाया गया कि वह स्टूडेंट अंकित सैनी नाम का जो है अपने भाई के नाम पर वहां पर परीक्षा केंद्र पर था। उसका जो एडमिट कार्ड था और जो उसके द्वारा फॉर्म भरा गया था उसमें विभिन्नता पाई गई। इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर मुकदमा ज्वालापुर में पंजीकृत किया गया और ये हरिद्वार में प्रथम मुकदमा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। छात्र से पूछताछ की जा रही है, इसके बाद ही इस पर समस्त जानकारी हो पाएगी। लेकिन यह कठोर कानून जो अभी नकल अध्यादेश के रूप में अभी लाया गया था, इससे जो है
कार्बेट नगरी रामनगर के पटरानी में उत्तराखंड चैरिटेबल आई हॉस्पिटल और से निशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया और पटरानी में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर समाज सेवी ग्राम प्रधान हरीश पंचवाल की ओर से लगाया गया है और जिसके तहत के आंखों के जिसमें आपको बता दें कि आंखों की समस्या से जूझ रहे लोगों को दवाई देकर संतुष्ट किया गया है और शिविर में आए मरीजों को मुफ्त दवाइयां और चश्मे कम पैसे से में वितरण किया गया और वहीं कैंप में समाज सेवी रजनी देवी और बबली देवी यूथ बीजेपी अध्यक्ष विक्रम सिंह भी मौजूद रहे। ग्रीष्म महोत्सव के तहत हुए राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गढ़वाल हीरोज के नाम रहा। गढ़वाल हीरोज ने एकतरफा मुकाबले में कंचनजंगा दार्जिलिंग को 4-0 तक पराजित किया और बता दें कि ग्रीष्मोत्सव के तहत आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कंडोरिया मैदान में खेला गया और फाइनल मुकाबले में गढ़वाल हीरोज की टीम ने कंचनजंगा दार्जिलिंग पर मैच के शुरू होने से ही पकड़ बनाए रखी। गढ़वाल हीरोज ने अंतिम क्षणों में तक मैच में पकड़ बनाए रखते हुए 4-0 से अपनी टीम को एकतरफा जीत दिलाई। एक चीज़ कहूँगी, हम फोकस्ड है हर मैच के लिए और प्रिपेयर हर मैच के लिए। तो हमारे मेरे लिए बहुत इजी था ये मैच जीतना। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मेरे सारे टीम मेट्स हैं जो सबसे बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है। तो पहले कोई डिफिकल्ट नहीं है। आगे क्या है आपका रुझान मतलब खेल प्रेम के देखिए क्योंकि पौड़ी में काफ़ी इसको फुटबॉल को मैच करने की काफ़ी रुचि देखी जाती है देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे फुटबॉल का बहुत क्रेज है पौड़ी में और ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे बच्चे हैं ये तो हमें देख के सीखते हैं और जो हमसे भी सीनियर हैं हम उनको देख के सीखते हैं। तो एक फ्लो बना हुआ है फुटबॉल का पौड़ी में, तो शायद इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोग यूँ देखने आते हैं और बहुत प्यार करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के त्यागी रोड स्थित एक निजी होटल में बीजेपी की ओर से व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जमकर सराहना भी की और वहीं मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि बीजेपी को आगे बढ़ाने में व्यापारी भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मौजूदा समय में भी व्यापारी भाई राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। नहीं, देखिए व्यापारी भाइयों का हमेशा से हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और जब शुरुआत में हमारी पार्टी की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक जनसंघ जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा एक नींव के पत्थर की तरह व्यापारियों ने हमेशा पार्टी का समर्थन किया है, उसके संवर्धन के लिए विकास के लिए हमेशा आ गए हैं। उनकी मांगे हैं राज्य के अंदर की भी हैं और हमारे देहरादून की भी हैं। सभी को हम लोगों ने गंभीरता से उस पर हम लोग निर्णय करेंगे, गंभीरता से उसका समाधान निकालेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 9 वर्ष का कालखंड है ये उत्कर्ष का कालखंड रहा है। इसमें हर वर्ग के लिए नीतियां बनाई गई हैं, कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें व्यापारी वर्ग को चाहे उनकी सुरक्षा हो, चाहे उनका निवेश हो, चाहे उनका व्यापार बढ़ना हो या उद्योग बढ़ना हो, उस सभी दिशाओं में अनेकों निर्णय इसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां सुपरटेक ग्रुप के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कर्ज ना चुकाने पर बैंक ने नोटिस का चस्पा दिया है और सुपरटेक ग्रुप पर 300 करोड़ का कर्ज का चस्पा लगाया गया है। और आपको बता दें कि पेंटागन मॉल की दुकानों पर भी नोटिस लगाए गए हैं और नोटिस के बाद दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि 15 दिन में कर्ज ना चुकाने पर बड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है और 2022 से बैंक से लगातार
दे रहा था नोटिस। आपको बता दें कि उसके बाद भी 22 जून को होगी पेंटागन मॉल पर कब्जे की कार्रवाई। आपको बता दें कि हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आई है, जो कि सुपरटेक ग्रुप पर 300 करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है, जिसको लेकर पेंटागन मॉल की दुकानों पर भी नोटिस लगाए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सुपरटेक के ग्रुप के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दो दिवसीय सोमेश्वर विधानसभा प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा जनपद के सियासी देवी मंडल की ग्राम सभा गोविंदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर बीजेपी के महाजन संपर्क अभियान के तहत आयोजित संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में प्रतिभाग किया। वहीं इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही सभी से आगामी चुनावों की तैयारियां करने के साथ ही सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल केंद्र में हमारी सरकार ने पूर्ण किए हैं, उन 9 सालों में किस प्रकार से एक आम जनमानस के लिए सरकार ने कार्य किए हैं, उसे जन जन तक हम पहुंचाने का काम करें। उसके निमित्त 30 मई से लेकर 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यह तय किया है कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से इसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और कल ही वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोपित करने का काम किया, आज वो फलीभूत होते हुए देख रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। वहीं अगली खबर बेरीनाग से है, जहां पर आग लगने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पहाड़ों में गर्मी के साथ ही जहां बढ़ने से 7 जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है, वहीं बागेश्वर सीमा से लगे हुए जंगलों में फैली आग अब बेरीनाग क्षेत्र के जंगलों में पहुंच चुकी है। वहीं वन विभाग के द्वारा अतिरिक्त वहीं आपको बता दें कि मजदूरों को लगाकर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वन क्षेत्राधिकारी चंदा मेहरा ने बताया कि बेरीनाग क्षेत्र में लगभग 38 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगलों में आग लगी हुई है और आग बुझाने के लिए 7 फायर स्टेशन बनाए गए हैं, जो 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। वन क्षेत्राधिकारी ने लोगों से जंगलों में आग नहीं लगाने और आग बुझाने में सहयोग करने की अपील की है। मैं चाहूँगी कि कहीं पे भी वनाग्नि घटना अगर होती है तो विभाग का सहयोग करें आग बुझाने में, और रोड के किनारे या अपने नाप खेतों में भी जलती हुई आग न छोड़ें। अगर कहीं पे वनाग्नि की घटना दिखाई देती है तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें, अपने नज़दीक के क्रूज स्टेशन को सूचना दें, जिससे हम तुरंत उसको बुझाने का प्रयास कर सकें, उसको बुझा पाएँ। और घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन टीम भी हमारी लगातार सक्रिय है, आग बुझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां परिवहन विभाग की तरफ से आपको बता दें कि पुरानी गाड़ियों को खरीद और बिक्री के लिए वहीं संभागीय परिवहन कार्यालय अब नियमों को सख्त करने जा रहा है। इसके तहत बिक्री करने वाले को कार्यालय में बुलाया जाएगा और उसकी सहमति के बाद ही आपको बता दें कि सहमति के बाद ही नाम का ट्रांसफर किया जाएगा। और ऐसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिसमें बेचने वाले के पूर्ण सहमति के बिना ही परिजनों द्वारा वाहनों को बेचा गया है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि आरटीओ कार्यालय की कोशिश रहेगी कि वाहनों की बिक्री करने वाले कार्यालय में मौजूद रहकर ही वाहनों की बिक्री करें। देखिए, एक ये टेंडेंसी देखी गई है कि जो लोन देने वाली कंपनियां हैं
उनके द्वारा पहले ही फॉर्म 29 और 30 जो ट्रांसफ़र का फॉर्म होता है, लोन देते वक्त ही आदमी से साइन करा लिया जाता है, जिसको वो किट का पार्ट होता है। इसके संदर्भ में हमारे द्वारा नोटिस प्रेषित किए गए हैं और हमने 6 ऐसे फाइनेंस कंपनियों को हमने स्ट्रीमलाइन किया है, उनको नोटिस भेजा गया है जिनके संबंध में शिकायत मिल रही है। उनके द्वारा ये हमारे द्वारा नोटिस में लिखा गया है कि पहला आपके यहाँ पर कौन सा पर्सन है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ईमेल है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री को लेकर संभागीय परिवहन कार्यालय अब नियमों को सख्त करने जा रहा है। इसके तहत बिक्री करने वाले को कार्यालय में बुलाया जाएगा और उसकी सहमति के बाद ही नाम का ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिसमें बेचने वाले के पूर्ण सहमति के बिना ही परिजनों द्वारा वाहनों को बेचा गया है। आपको बता दें कि देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि आरटीओ कार्यालय की कोशिश रहेगी कि वाहनों की बिक्री करने वाले कार्यालय में मौजूद रहकर ही वाहनों की बिक्री करें। प्रदेश में अब निकाय चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर पार्टियां भी सक्रिय हो गई है। उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी अब प्रदेश में जगह जगह अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है और जिसके चलते यमकेश्वर ब्लॉक डाडा मंडी में सदस्यता अभियान चलाया गया, जहां प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी पहुंचे। हमारा केवल जो फोकस है वो है संगठन पे। अभी तक क्या है कि उत्तराखंड क्रांति दल को सब चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां जो भी रही हों, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। हमारा फोकस है आज के हम संगठन बनाएंगे। हमने यमकेश्वर विधानसभा के अंदर संगठन बनाना शुरू किया था मार्च महीने से, और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग हमारे संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। हमें लग रहा है कि अब जन भावनाएं उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आ रही हैं। सबसे पहले जो मेरे दिमाग, मन और मस्तिष्क में जो रहता है वो है परिसीमन, क्योंकि अब जो 2012 में हमारे पास थी 40 सीटें, उससे पहले 40 सीटें थी। जब 2012 के बाद हमारी 6 सीटें घट गई हैं। मतलब जो पर्वतीय ज़िले हैं, अभी जो 2027 का परिसीमन होने वाला है उसमें हमारी 6 से लेकर 9 सीटें कम होने वाली हैं। इस कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के प्रति लोगों की घृणा बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो विधानसभा यमकेश्वर का ये सम्मेलन है, यह सिद्ध करेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ के जो प्रत्याशी होंगे उत्तराखंड क्रांति दल के, वो विजयी होंगे। दूसरा, उत्तराखंड क्रांति दल की आज जन जन को ज़रूरत है। आपको पता है कि भ्रष्टाचार में और अपराध में ये जो वर्तमान सरकार है ये लिप्त है, और कांग्रेस का भी अपने टाइम में भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त थी। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार और अपराध का जो भवन बनाया था, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको मीनार के रूप में खड़ा कर दिया है, और जनता बहुत त्रस्त है। बस ज़रूरत ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल को जनता के साथ आगे बढ़कर के काम करना पड़ेगा, और हम लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जनता हमारा के डाडा मंडी क्षेत्र में आ रखे हैं यमकेश्वर विधानसभा के, और यूकेडी की जो अब एक लहर प्रदेश में शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों ने पूरे प्रदेश को छल दिया। 22 साल में कुछ भी रहा नहीं है इस प्रदेश में। जल जंगल जमीन हमसे सब दूर हो गया है। तो अब जो जनता जब खुद परेशान है तो जनता क्या पाइए आगे। तो आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा जो संगठन है, ये किसलिए इसीलिए आगे बढ़ा है कि जनता की उनसे, राष्ट्रीय पार्टियों से उम्मीद खत्म हो चुकी है, और हमारी मातृ शक्ति भी यहाँ पे है, युवा वर्ग भी है। इन सबको उम्मीद अब सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय दल से है, और मुझे लगता है क्षेत्रीय दल जब तक नहीं आएगा इस राज्य का कोई भी विकास नहीं हो सकता। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि सरकार जल्द ही ब्लॉक प्रमुखों का मानदेय बढ़ाएगी, और उन्होंने ब्लॉक प्रमुखों की निधि भी बढ़ाए जाने और राज्य अतिथि गृह की सुविधा देने की मांग का आकलन कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया है। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने कहा कि
त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में ब्लॉक प्रमुख महत्वपूर्ण कड़ी है और सरकार की योजनाएं आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी इन पर होती है। पिछले 9 वर्षों में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और गरीबों के जनधन खाते खोलने के पीछे एक बहुत ही बड़ी सोच थी और आज विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी को धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला पहला देश है। विनोद सोयाल ने यह भी कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। सरकार इन सभी मतों पर काम कर रही है और आपको बता दें कि राज्य में कृषि, बागवानी, पर्यटन को लेकर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। नई पर्यटन नीति भी राज्य सरकार लेकर आई है और होम स्टे को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। सेब और कीवी मिशन पर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। दालचीनी और तिमूर को भी मिशन के रूप में लिया गया है। गांव की सभी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई रहती हैं। वो क्षेत्र पंचायत हों, ग्राम प्रधान हों, ब्लॉक प्रमुख हों, जिला पंचायत के मेंबर हों, जिला पंचायत अध्यक्ष हों, इन बॉडियों को और अधिक ताकत मिले, इनको और सशक्त बनाया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा इनके साथ संवाद स्थापित किया गया। इसी संवाद की कड़ी में उन्होंने उनको और अधिक धन आवंटित करने हेतु कहा है और निश्चित रूप से ये सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है। गाँव में पंचायतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा। उत्तराखंड में मौजूदा शत्रु संपत्ति को सरकार के कब्जे में लिए जाने के कवायद तेज हो गई है और केंद्र सरकार ने ऐसी कुछ प्रॉपर्टी ही लिस्ट राज्य सरकार को भेज दी है, जबकि इसी तरह से कुछ अन्य प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। शत्रु संपत्ति का मामला 1969 से ही विवादित चल रहा है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को ऐसी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए कहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल का कहना है कि केंद्र के पत्राचार के आधार पर उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में शत्रु संपत्ति की पहचान हो चुकी है, जिसके बाद गृह विभाग ने उक्त लिस्ट सभी जिलों को भेजते हुए आपको बता दें कि कब्जा लेने को कहा है। साथ ही आपको बता दें कि देहरादून के माजरा, मसूरी एवं चकराता में भी इस तरह के प्रॉपर्टी की पहचान हो चुकी है और जनपद हरिद्वार की बात करें तो ज्वालापुर एवं भगवानपुर में ऐसी कई प्रॉपर्टी है। नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की पहचान इस श्रेणी में हुई है, जिसका बाजार मूल्य है करोड़ों में आंका जा रहा है। निश्चित रूप से जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय कुछ संपत्तियां जो यहाँ से बंटवारे में पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्तियां यहाँ छूट गई थी। सरकार ने निर्णय लिया है कि उनका चिन्हीकरण का अभियान के रूप में उसको लिया है। कुछ संपत्तियों का उसमें चिन्हीकरण हो चुका है और कुछ संपत्तियों का चिन्हीकरण होना अभी शेष है। सरकार शीघ्र ही उनका चिन्हीकरण करके उनको अपने नियंत्रण में ले लेगी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दो बजे जाएगा क्या?